जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कमल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का कंपटीशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि अपन हिंदी साहित्य के इतिहास की जो अपनी श्रृंखला थी संपूर्ण इतिहास की, वो अपन विधिवत रूप से प्रारंभ कर चुके थे और पहले अपनी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, जिसमें एक सामान्य परिचय था और जो पिछली वाली क्लास थी अपनी, उस क्लास से अपन विधिवत तौर से क्या स्टार्ट कर चुके हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास अपन प्रारंभ कर चुके हैं। पहले कल की जो क्लास हुई है अपनी, उस वीडियो को मैं जोड़ते हुए आगे की बात करूंगा। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि अपन ने अब तक क्या पढ़ लिया है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने जाना हिंदी शब्द के बारे में कि हिंदी शब्द क्या था। हिंदी शब्द मूल रूप से पारसी भाषा का शब्द है, ये अपन ने देखा। साहित्य को देखा कि साहित्य सहित धन ये से मिलकर बनाए हैं और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और इतिहास को बारे में अपन ने जाना था। उसके बाद अपन ने बात करी थी कि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य या इतिहास की क्या परिभाषा रही है, जिसमें सबसे पहले अपन ने बात करी थी हेरोडोटस की। हेरोडोटस की ये विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं और इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका, उसको इस विश्व इतिहास की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इन्होंने ही इतिहास की क्या परिभाषा दी थी, इसकी चर्चा अपन कर चुके थे कि क्रमबद्ध अध्ययन को क्या, जो इतिहास इसके तथ्य के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे, ये कहा था हेरोडोटस ने। उसके बाद अपन ने बात करी थी दूसरे नंबर पे जो भारतीय इतिहास के जनक हैं, क्या भारतीय इतिहास के जनक। जैसे जनरल नॉलेज की बात करूँ दोस्तों में, तो जनरल नॉलेज में जो कर्ण हैं उनको भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है, जो कि अपन सामान्य अध्ययन में पढ़ते हैं। और उनकी जो राजतरंगिणी पुस्तक थी उसको भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। परंतु अपन साहित्य पढ़ रहे हैं और साहित्य के आधार पे बात करें तो साहित्य के आधार पे जो इतिहास का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है महर्षि वेदव्यास जी को। वेदव्यास जी के बारे में आप जानते ही हैं कि इन्होंने महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना करी है। और इन्होंने किन्होंने वेदव्यास जी ने जो इतिहास की परिभाषा दी थी वो दी थी धर्म अर्थ काम मोक्ष सु उपदेश समन्वितम सत्य आख्यानम इति इतिहास उच्यते, ये कहा था वेद व्यास जी ने। ये सब पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन ने बात करी थी वही पाश्चात्य विद्वान कार्लाइल के अनुसार। कार्लाइल ने बहुत सुंदर परिभाषा दी थी और ये नेट जेआरएफ के जो एग्जाम है उसमें कई बार पूछ लिया गया है कार्लाइल से संबंधित परिभाषा के बारे में। कहीं कहीं इनका नाम कार्लाइल की जगह कार्लाइल भी देखने को मिलता है, तो ये कंफ्यूज नहीं है क्योंकि ये इंग्लिश में इनका नाम था। इसी आधार पर कई बार इनके नामों में इस प्रकार देखने को मिलता है। इन्होंने इतिहास की बहुत ही सुंदर परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था कि दृष्टांतों के माध्यम से इतिहास को जानना। क्या इतिहास दर्शन क्या है, जिनको दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा दे हमें, वो है इतिहास, ये कहा था कार्लाइल ने। उनके बाद अपन ने बात करी थी चार्ल्स डार्विन की। क्या दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली कक्षा में बताया था, उससे पूर्व भी बताया था कि साहित्य का इतिहास लेखन का जो दृष्टिकोण रहा है वो पाश्चात्य विद्वानों का और भारतीय विद्वानों का थोड़ा अलग अलग है। भारतीय विद्वान क्या है, इन्होंने जो है आदर्श मूलक इन्होंने अपने दृष्टिकोण रहा है साहित्य इतिहास को लिखने का। इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की जो ये व्याख्या है ये है, इसको फॉलो करते हुए साहित्य का इतिहास लिखा है। सत्य के साथ साथ क्या शिव और सुंदर को समन्वित करते हुए इन्होंने इतिहास लिखा है लोक मंगल की कामनाओं के साथ। और बाकी जो पाश्चात्य विद्वान थे, इन्होंने जो साहित्य का इतिहास जो लिखा है वो लिखा है यथार्थवादी दृष्टिकोण से और विकासवादी दृष्टिकोण से। तो बाकी अधिकांश पाश्चात्यकारों ने यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधार पर साहित्य की परिभाषा दी, परंतु जो ये चार्ल्स डार्विन थे इन्होंने दी थी विकासवादी दृष्टिकोण से। क्या विकासवादी दृष्टिकोण से इनकी परिभाषा थी। और बहुत ही सुंदर परिभाषा इन्होंने दी थी कि जब सृष्टि का जो बाह्य विकास है, सृष्टि का बाह्य विकास क्या होता है, उसके आंतरिक विकास का ही प्रतिबिंब होता है। और उस आंतरिक विकास को जानना ही क्या है दोस्तों, इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये कहा था चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद अपन ने पढ़ा था हीगल महोदय की परिभाषा। क्या दोस्तों, हीगल महोदय की परिभाषा। इन्होंने भी बहुत अच्छी परिभाषा दी थी और ये भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। हीगल महोदय ने कहा था कि इतिहास है ना जो घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक और बात होती है, वो होती है कार्य कारण श्रृंखला। और उसी कार्य कारण श्रृंखला को जानना या उसके बारे में पहचानना ही क्या है, इतिहास है, ये कहा था हीगल महोदय ने। इसके बाद अपन ने बात करी थी अंत में, वो थे कोलिंगवुड।
क्या दोस्तों, कॉलिंग वुड की परिभाषा के बारे में अपन ने बात करी थी, और कॉलिंग वुड की परिभाषा मैंने इस प्रकार समझाई थी कि कॉल करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कितने? दो व्यक्तियों की, क्योंकि एक व्यक्ति से कॉल करना संभव नहीं होता है। एक तो होता है कॉलिंग करने वाला और एक होता है कॉल प्राप्त करने वाला। उसी प्रकार क्या होता है, इन्होंने भी इतिहास को इसी संदर्भ में समझाया। कैसे? कि इतिहास है ना, जिसका तथ्य, जिसके बारे में इतिहास लिखा जा रहा है, जिसके अतीत के बारे में इतिहास लिखा जा रहा है, उस पर ही इतिहास डिपेंड नहीं होता है, डिपेंड उस पर भी होता है उस इतिहासकार के विचारों पे भी। तो इन दोनों का जो अंतर संबंध होता है या पारस्परिक संबंध को क्या कहा इन्होंने? इतिहास कहा। ये थी अपनी पिछली वाली कक्षा में, ये सब अपन पढ़ चुके थे। इन लोगों की परिभाषाएं हिंदी साहित्य और इतिहास सब के बारे में भी अपन चर्चा कर चुके थे। इसके बाद अपन प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। ये बताने का मेरा प्रयोजन यही था कि आप पिछली कक्षा से जुड़ सकें, और यदि आज पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप एक बार पिछले वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको ये सब समझ में आसानी से आ जाए। और मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि आप जब भी क्लास लें उस समय पेन और कॉपी आप साथ लेके बैठें, और जो भी मैं लिखवाऊँ यहाँ वो आप लिखते हुए चलें। निश्चित तौर पे ही आपके पास ऐसा ग्रंथ अवेलेबल हो जाएगा लिखते लिखते अपने को, कि आपको है ना अन्यत्र किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, जहाँ तक मेरा विचार है। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं इसके बाद हिंदी साहित्यकारों के अनुसार, हिंदी साहित्यकारों के अनुसार परिभाषाएं। देखिए, यदि हिंदी साहित्य की बात अपन करते हैं तो सर्वप्रथम अपने माइंड में एक ही विचारक का या एक ही आलोचक का नाम देखने को मिलता है या माइंड में आता है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि हिंदी साहित्य की परिभाषा इन्होंने क्या दी है। बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है दोस्तों इन्होंने। यदि आप साहित्य पढ़ रहे हैं और यदि आपको हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा याद नहीं है तो साहित्य का कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों। इसलिए मेरा मानना है कि सभी को, जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए सारे मेरे जो मित्र हैं, उन सभी को इनकी परिभाषाओं का या याद होना या ज्ञात होना जरूरी है कि इन्होंने साहित्य को कहा क्या है। देखिए, इन्होंने कहा है कि किसी क्षेत्र विशेष या किसी सृष्टि का किसी युग में निवास करने वाले लोग, ठीक है, उनकी चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब इन्होंने कहा है किसको? साहित्य को। क्या? एक बार मैं परिभाषा लिख देता हूं कि प्रत्येक युग का साहित्य, प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का, क्या दोस्तों? चित्त, देखो कुछ प्रत्येक युग की बात कर रहा है, मतलब किसी युग की बात कर रहा है, और इसमें निवास करने वाले लोगों की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब कहा है। चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब साहित्य होता है। तो ये निश्चित है कि लोगों की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होना आवश्यक है। क्या है? प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। तो जनता की चित्तवृत्तियां, जनता की चित्तवृत्तियां बदलती रहती है। तो यह निश्चित है कि साहित्य में भी परिवर्तन होगा। अतः पहले एक बार यहां तक समझे कि इन्होंने कहा है कि प्रत्येक युग का साहित्य क्या होता है? वहां निवास करने वाले लोगों की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। चित्त यानी मन की जो वृत्तियां हैं उनका प्रतिबिंब किसे कहा है? साहित्य को कहा है। तो दोस्तों ये तो निश्चित है कि प्रत्येक युग में लोगों की जो चित्तवृत्तियां होती है वो बदलती हुई जाती है। यदि चित्तवृत्तियां बदलेगी तो क्या है? साहित्य भी बदलेगा। निश्चित है कि यदि चित्तवृत्तियां बदल रही है तो निश्चित तौर पर साहित्य भी बदलेगा। तो आदि से अंत तक, जहां से प्रारंभ हुआ वहां से लेके अंत तक
जहां अंत हो रहा है वहां तक। तो अतः आदि से अंत तक इन चित्तवृत्तियों और इन लोगों की चित्तवृत्तियों और साहित्य में सामंजस्य दिखाना ही क्या है, साहित्य का इतिहास है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत बड़ी परिभाषा हो गई। बड़ी परिभाषा नहीं है दोस्तों, आप इसको समझने का प्रयास करें, इसको रटने का प्रयास नहीं करें। यदि आप रटने का प्रयास करेंगे, क्या दोस्तों, कि यदि इस परिभाषा को रटने का आप प्रयास करेंगे तो आपको ये बिल्कुल रटने में नहीं आएगी। इससे अच्छा है कि आप समझें। देखिए कैसे, कि किसी युग का साहित्य, ये बात करते हैं कि कोई यहाँ निवास करने वाले बहुत से लोग हैं, तो यहाँ किसी समय की बात कर रहे हैं कि किसी युग का साहित्य, यहाँ के जो लोग निवास करते हैं, ये जनता, इन जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। कि यहाँ लोगों की जो चित्तवृत्तियाँ हैं उनका प्रतिबिंब क्या है, साहित्य है। तो निश्चित है कि कालांतर में इनकी चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता चला जाता है। ये आप भी जानते हैं और अपन भी जानते हैं कि लोगों में आज कितना परिवर्तन होता हुआ आ रहा है। तो निश्चित है कि इन लोगों की चित्तवृत्तियों में क्या होगा, बदलाव होगा। ठीक है, यदि बदलाव होगा तो यह भी निश्चित है कि जब चित्तवृत्तियां बदलेगी तो साहित्य भी बदलेगा। क्या, चित्तवृत्तियां बदलेगी तो साहित्य भी बदलेगा। तो आदि से अंत तक, प्रारंभ से लेके अंत तक क्या परिवर्तन आए, तो आदि से लेके अंत तक इनकी चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य का सामंजस्य बिठाना। कि कौन कौन बदल रहा है, चित्तवृत्तियां बदल रही है और साहित्य भी बदल रहा है। तो इन दोनों की चित्तवृत्तियां और साहित्य की जो बदल रहा है उसमें सामंजस्य बिठाना या सामंजस्य दिखाना ही क्या होगा दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाएगा। बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यह परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। एक बार इस परिभाषा का आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन करते हुए चले। इन्होंने साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, सन 1929 ईस्वी में, और उसी में इन्होंने यह साहित्य की परिभाषा दी है। ये कई बार सीधे के सीधे पूछता है दोस्तों, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसमें भी पूछेगा कि जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब किसने कहा है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब किसने कहा है, तो वो कहा है दोस्तों किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसी प्रकार अभिरुचि और संवेदनाओं का इतिहास किसने कहा है, तो वो कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। वो भी अब आगे चर्चा करते हैं, फिलहाल आप ये लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये मैंने बात करी किसके बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था कितने, 1929 ईस्वी में, और उसमें इन्होंने परिभाषा दी थी क्या, कि प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ पर निवास करने वाली जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। तो जो लोगों की चित्तवृत्तियाँ बदलती है तो ये निश्चित है कि साहित्य में भी परिवर्तन होगा। तो आदि से अंत तक इन परिवर्तन को समझते हुए चित्तवृत्तियाँ और साहित्य में सामंजस्य दिखाना ही क्या हो गया दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। ये कहा किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने भी हिंदी साहित्य की, माफ कीजिए, इतिहास, साहित्य इतिहास की बहुत बढ़िया परिभाषा दी है। इनका एक ग्रंथ था हिंदी साहित्य और संवेदनाओं का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदनाओं का विकास, ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने, साहित्य का ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य और संवेदनाओं का इतिहास, माफ कीजिए, हिंदी साहित्य और संवेदनाओं का इतिहास नहीं विकास, ये लिखा था इन्होंने 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, और इसमें इन्होंने परिभाषा दी है कि कवि के कार्यों को, क्या दोस्तों,
क्या कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही, क्या कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। एक बार लिख देता हूं, कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास कहलाता है। परिभाषा ये किसने दी है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। कौन से ग्रंथ में दी है, हिंदी साहित्य और संवेदनाओं का विकास। क्या हिंदी साहित्य और संवेदनाओं का विकास इन्होंने लिखी थी 1986 ईस्वी में। और इस ग्रंथ में इन्होंने हिंदी साहित्य की ये परिभाषा, माफ कीजिए इतिहास की ये परिभाषा दी है कि कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना। का जो भी कवि के कार्य इतिहास को लेके उसकी जो विकास की जो प्रक्रिया है, उस विकास की प्रक्रिया में उसके कार्यों को न्यायोचित दिखाना ही क्या है, इतिहास है। ये कहा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे वाली परिभाषा की, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये है, या तो आप टाइम से टाइम स्क्रीनशॉट लेते रहें या इनको लिखते रहें, मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा। इन्होंने कहा है कि साहित्य का इतिहास, क्या बदलती हुई चित्तवृत्तियों का इतिहास तो किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इन्होंने कहा है अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास, बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास, ये किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। इन्होंने पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने लिखा था। हिंदी साहित्य का वैसे मूल जो पुस्तक थी, जो ग्रंथ था, वो लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, ये संपादक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, संपादक। इस पुस्तक में इन्होंने ये परिभाषा दी है, कौन सी, कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। और ये लिखी थी इन्होंने 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में क्या परिभाषा दी है, देखो कि साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाएं। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, संवेदनाओं का इतिहास है, ये कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। और इन्हीं अभिरुचियों और संवेदनाओं को जानना क्या है, साहित्य का इतिहास। इन्हीं अभिरुचियों और माफ कीजिए, इनको जानना नहीं है, और इनका जो सीधा संबंध होता है ना, माफ कीजिए दोस्तों, कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। और इनका संबंध किससे होता है, विकासात्मक और आर्थिक से दृष्टिकोण से होता है, चिंतन से होता है। तो इनका सीधा संबंध वो पाश्चात्य विद्वानकार की जो परिभाषाएं थे उनसे थोड़ा याद रह गया, इस वजह से थोड़ा ऐसा हो गया। हाँ, तो इनका सीधा संबंध किसका, अभिरुचियों और संवेदनाओं का जो सीधा संबंध है वो किससे होता है, विकासात्मक व आर्थिक चिंतन से होता है, चिंतन से होता है, यह कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। किसमें, हिंदी साहित्य
का इतिहास नामक पुस्तक का इन्होंने संपादन किया, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक थी। उसमें इन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। और इन बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं के विकास का जो सीधा संबंध होता है वो होता है विकासात्मक और आर्थिक चिंतन से। ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया परिभाषा है जो अपन बात करेंगे, वो है प्रोफेसर मैनेजर पांडे के अनुसार। इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्या? प्रोफेसर मैनेजर पांडे। इन्होंने कहा है कि साहित्यिक बोध के बिना, क्या? साहित्यिक बोध के बिना माफ कीजिए, इतिहास बोध के बिना साहित्य विकास क्या होता है? लंगड़ा होता है। और साहित्यिक विकास के बिना इतिहास बोध अंधा। हाँ, प्रोफेसर मैनेजर पांडे। क्या दोस्तों? प्रोफेसर मैनेजर पांडे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, साहित्य और इतिहास दृष्टि। कौन सी? साहित्य और इतिहास दृष्टि। साहित्य और इतिहास दृष्टि में इन्होंने जो ये लिखी थी, इन्होंने 1981 ईस्वी में। कब? 1981 ईस्वी में लिखी साहित्य और इतिहास दृष्टि। इन्होंने बहुत ही परिभाषा दी है, पांडे परिभाषा क्या दी है कि इतिहास बोध के बिना साहित्य विवेक अंधा होता है। क्या? इतिहास बोध के बिना साहित्य विवेक कैसा होता है? अंधा होता है। और इतिहास और साहित्य विवेक के बिना इतिहास लंगड़ा। देखो, बहुत ही बढ़िया परिभाषा दी है प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने। क्या? इन्होंने कहा है कि इतिहास बोध के बिना, क्या? इतिहास और साहित्य को एक साथ जोड़ा है इन्होंने कि इतिहास के बिना साहित्य कुछ नहीं है और साहित्य के बिना इतिहास कुछ नहीं है। ऐसे समझाते हुए इन्होंने लिखा है कि इतिहास बोध के बिना साहित्य क्या होता है? साहित्य विवेक अंधा होता है। और साहित्य विवेक के बिना इतिहास कैसा होगा? लंगड़ा होगा। बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है इन्होंने, प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने। वो दी है किसमें? साहित्य और इतिहास दृष्टि नामक जो पुस्तक थी इनकी, ग्रंथ था, उसमें जो लिखी थी इन्होंने 1981 में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज अपन ने बात करी, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब तक अपन ने बात करी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिभाषा। ठीक है, उसके बाद बात करी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, और उसके बाद बात करी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, और ये है प्रोफेसर मैनेजर पांडे के अनुसार। इस प्रकार जो भी ये परिभाषा अपन ने जानी, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अब जो अपन आगे बात करेंगे वो करेंगे पद्धति।